Let's start lecture 4 and last lecture in the respiratory physiology. Now we will discuss oxygen hemoglobin dissociation curve. तो एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। ये इस तरफ का एक कर्व होता है जो पहले से स्ट्रेट जाता है, ठीक है। इसके वाई एक्सिस पे सेचुरेशन होता है और इसके एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसका मतलब है कि आप ये पार्शियल प्रेशर जितना बढ़ाओगे आपका सेचुरेशन इतना बढ़ेगा अनटिल एंड अनलेस इट रीचेस ए स्पेसिफिक वैल्यू। क्योंकि हमारे साथ हमने पढ़ा कि हीमोग्लोबिन के साथ सिर्फ 4 बाइंडिंग साइट्स है और वो 4 के 4 फिल हो जाए तो उसके बाद आप चाहे पार्शियल प्रेशर जितना भी बढ़ाओ इतना इफेक्ट सेचुरेशन पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ये होते हैं कि व्हाट कॉजेज राइट टू लिफ्ट शिफ्ट, what are the factors responsible for the increase or decrease in the affinity of hemoglobin for oxygen, and what are Bohr and Haldane effects, ठीक है। तो हमने एक सिंपल सा निमोनिक बनाया हुआ है। लेट मी चेंज द कलर। दैट इज राइट, रेज्ड, रिमूव एंड बोहर, इन सब में आर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऑल दीज आर एसोसिएटेड विद द राइट शिफ्ट। तो ये फर्स्ट राइट का मतलब ये है कि राइट शिफ्ट, रेस्ट का मतलब ये है कि हमारे साथ जितने भी ये सब्सटेंसेस हैं या कंपोनेंट्स हैं ये रेज्ड होंगे तो राइट शिफ्ट होगा। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड होगा तो इट विल शिफ्ट द कर्व टुवर्ड्स राइट। टेम्परेचर रेज्ड होगा लाइक इन द फीवर, लाइक इन थायरोटॉक्सिकोसिस, तो इट विल शिफ्ट द कर्व टू राइट। इंक्रीज इन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और एसिडोसिस, याद रखें अक्सर डिक्रीज पीएच में हम कहते हैं कि ये तो डिक्रीज है, तो इट इज एक्चुअली पीएच डिक्रीज, नॉट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल आयन, ठीक है। हमने आयन को देखना होता है। सो इंक्रीज इन द H प्लस आयन। सेकेंडली 2,3 BPG जो है ये ज्यादा होगा तो देयर विल बी शिफ्ट टू राइट। एंड बोहर इफेक्ट होगा तो देयर विल बी शिफ्ट टू राइट। और बोहर इफेक्ट क्या कहता है कि ड्यू टू इंक्रीज इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द टिश्यू ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड, एंड बोहर इफेक्ट स्टेट्स दैट ऑक्सीजन फ्रॉम द HB इज रिमूव्ड एंड सप्लाइड टू द टिश्यू, क्योंकि टिश्यू में मेटाबॉलिज्म हो रही है और उनको जरूरत बहुत ज्यादा है। तो सैंपल में हमारे साथ क्या हुआ कि ऑल द FO फैक्टर्स जो है ये डिक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ द HB फॉर ऑक्सीजन एंड रिमूव्स इट, ठीक है। याद रखें राइट, रेज, रिमूव द ऑक्सीजन एंड बोहर इफेक्ट। नाउ लेट्स कम टू द लेफ्ट शिफ्ट। और निमोनिक हमारे साथ क्या है, लेफ्ट, लोअर्ड, लाइक एंड हेल्डेन। और क्या है इन सब में एल है, यू कैन सी द एल इन ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है, लेफ्ट का मतलब यह है कि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन कर्व जो है दैट इज शिफ्टेड टू लेफ्ट। लोअर का मतलब है कि जितने पैरामीटर हमने पढ़े थे, कार्बन डाइऑक्साइड, H प्लस आयन, 2,3 BPG, टेम्परेचर, वो अगर कम होंगे तो देयर विल बी शिफ्ट टू लेफ्ट, ठीक है। लाइट का मतलब है कि वो रिमूव करता था, एफिनिटी कम करता था, लेफ्ट शिफ्ट में एफिनिटी ज्यादा होती है, ठीक है। और एक है हेल्डेन इफेक्ट। तो बोहर में हम कहते थे कि बोहर रिमूव्स द ऑक्सीजन, हेल्डेन क्या करेगा, ऑक्सीजन HB के साथ लगाएगा। सो ऑफ्टेट द ऑक्सीजन ऑफ द हेमोग्लोबिन एंड रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द हेमोग्लोबिन। अच्छा याद रखें कि फीटल हेमोग्लोबिन में भी एल है। तो फीटल हेमोग्लोबिन के बारे में याद रखें कि इट स्ट्रांगली बाइंड्स द ऑक्सीजन एंड शिफ्ट द कर्व टू द लेफ्ट। अच्छा यहाँ पे लेट्स बोलते हैं फिर से वो HB मॉलिक्यूल बना देता हूँ, 1 2 3 एंड 4। हमने कहा था कि साइड 1 से साइड 2 की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा होगी और साइड 3 की एफिनिटी 2 से ज्यादा होगी और साइड 4 की एफिनिटी 3 से ज्यादा होगी। तो अब अगर हम क्या करें कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड लगा दें, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद खाली कौन सा बच जाता है, 2 नंबर साइड। तो ऑक्सीजन की एफिनिटी हेमोग्लोबिन के लिए बढ़ जाती है। तो अगर यहाँ पे एक ऑक्सीजन पड़ा हो और वो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे बाइंड करेगा तो वो बहुत स्ट्रांगली बाइंड करेगा और उसको रिमूव करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो याद रखें कि left effect में don't forget carbon monoxide poisoning also causes left shift, and this is because with CO bind with the site 1 on the HB it increases the affinity of the HB for the oxygen manifold at site 2 3 and 4 देखिए हमने डिस्कस किया। and this will make difficult the removal of oxygen from the hemoglobin and will cause left shift। तो लेफ्ट शिफ्ट में 2 एक्स्ट्रा चीजें, फ्यूटल हेमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ना गैस एक्सचेंज, तो गैसेस हमारे साथ 2 ही है इसमें, एक है ऑक्सीजन, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, एंड एक है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज पहले पढ़ेंगे और फिर इसका ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज पढ़ेंगे।
ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट क्या होगा, या तो ये डिजॉल्व इन प्लाज्मा होगा जो कि हम लेक्चर 3 से पढ़ते आ रहे हैं, या ये बाउंड टू ऑक्सीजन होगा जो हमें पहले से पता है. सो इट इज जस्ट ए रिपीटिशन ऑफ द प्रीवियस स्लाइड्स. लाइक ऑक्सीजन फ्रॉम द अल्वियोलाई टिश्यू इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड इन द टू फॉर्म. एक तो हमें पता है कि डिजॉल्व फॉर्म, और दूसरा है बाउंड टू एचबी. डिजॉल्व फॉर्म हमने पहले डिस्कस किया है और इक्वेशन भी डिराइव किया था कि 0.3 ml इन 100 ml ऑफ द प्लाज्मा. ठीक है, और बाउंड जो है हमने कहा था कि 100 प्रेशर पे 97% ऑक्सीजन बाउंड होगा हेमोग्लोबिन के साथ. ठीक है, और हमने पिछले इक्वेशन में ये 1.3 ml पर ग्राम भी किया था कि 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन जो है 1.3 ml पर ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बाइंड करेगा अपने साथ या कैरी करेगा. ठीक है, तो लेट्स टेक कि हमारे साथ 15 ग्राम परसेंट जो है नॉर्मल एचबी है. एंड नाउ वी ऑलरेडी नो दैट 1 ग्राम जो है ये 1.3 ml ऑक्सीजन लेके जाता है. तो 15 ग्राम कितने लेके जाएगा, तो दैट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 20.1 ml ऑफ सिंपल 20 ml ऑफ द ऑक्सीजन इन 100 ml ऑफ द ब्लड. अगर आपको फिर भी इन इक्वेशन में कोई मसला है तो आप मुझे बता सकते हैं एंड आई कैन make another video on these as well. ठीक है, but hope the concept is clear. ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि काफी ट्रिकी है. इट इज नंबर फर्स्ट इन द डिजॉल्व फॉर्म. जिस तरह ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजॉल्व फॉर्म में होता है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, और ये ओनली 5% होता है. कार्बोनिक एसिड जो है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड ये नेग्लिजिबल अमाउंट में ट्रांसपोर्ट है. कार्बोमेनो कंपाउंड जो है जिसमें ये बाउंड टू हेमोग्लोबिन होता है ये भी स्मॉल अमाउंट में होता है. मेनली ये एज ए बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट होगा. तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एज द रिजल्ट ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इज जनरेटेड इन द टिश्यू, और ये टिश्यू से डिफ्यूज होगा इनटू द वीनस ब्लड. ठीक है, और वीनस ब्लड में ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगा आरबीसी को. ठीक है, सो लेट मी मेक इट दिस आरबीसी एंड दिस इज CO2 और ये इसमें डिफ्यूज हो गया. अच्छा, इनसाइड आरबीसी क्या होगा, इट कंबाइंस विद द वाटर. ये आरबीसी के अंदर वाटर के साथ कंबाइंड हो गया और कार्बोनिक एनहाइड्रेट इसको H2CO3 में कन्वर्ट करेगा. लाइक इट कंबाइंस विद वाटर और कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनका क्या बनाएगा, H2CO3, या इसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं. नाउ क्या होता है, कार्बोनिक एसिड जो है डिसोसिएट हो जाता है H प्लस और HCO3 में. ठीक है, ये H प्लस और HCO3 में. अब ये HCO3 जो है आरबीसी नहीं चाहता कि इसके अंदर रहे, तो इसको आरबीसी बाहर ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड में. ठीक है, तो आरबीसी ने इसको बाहर ट्रांसपोर्ट किया. सो this HCO3 then leaves the red blood cell and enters into the plasma cannot to compensate for the HCO3. अब ये नेगेटिव आयन बाहर आया हुआ है, तो इट इज ए रूल कि अगर एक नेगेटिव आयन बाहर आया हुआ है तो एक दूसरा नेगेटिव आयन जो क्लोराइड है वो आरबीसी के अंदर जाएगा. ठीक है, और इस सारे फिनोमेना को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट. ठीक है, so hope the concept of the chloride shift is clear by now. नाउ वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो. अच्छा, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो के लिए मैं एक सिंपल सा लंग बना देता हूँ. ठीक है, उनको मैं 3 पोर्शन में डिवाइड कर देता हूँ. ये जो सबसे अपर पोर्शन है इसको हम जोन 1 कह देंगे, ये जो सेकंड पोर्शन है इसको हम जोन 2 कह देंगे, और ये तीसरा पोर्शन जो इसको हम जोन 3 कह लेंगे. ठीक है, देन वी विल मेक ए ब्लड वेसल जो कि ऐसे ऐसे हम बना लेंगे, और ये ब्लड वेसल में जो ब्लड है ये ऊपर जाएगा, तो सबसे ज़्यादा ब्लड जो है यहाँ पे होगा. फिर यहाँ पे ब्लड थोड़ा कम हो जाएगी क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, और यहाँ पे और भी कम हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, इन द सेम वेरी वे इस लंग में ऑक्सीजन, या सॉरी हम सिंपली कहते हैं कि इट इज फिल्ड विद द गैस. ठीक है, दैट में बी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ ये जो गैस एक्सचेंज इसमें होता रहा है इसको हम वेंटिलेशन कहते हैं, और जो ब्लड ऊपर जा रहा है इसको हम परफ्यूजन कहते हैं. तो पहले हम ये लेते हैं 8.1, दैट इज द एपेक्स. तो एपेक्स, एट द एपेक्स ऑफ द लंग बोथ वेंटिलेशन आई एयर सप्लाई एंड परफ्यूजन दैट इज ब्लड सप्लाई और लोअर. देखो यहाँ पे ऑक्सीजन भी सॉरी एयर भी कम होगा और जो ब्लड है वो भी कम होगा. तो लेट सपोज मैं एयर की वेंटिलेशन की वैल्यू 50 लेता हूँ और ब्लड की वैल्यू 25 लेता हूँ. ये एयर इसलिए ब्लड से ज़्यादा है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी एयर ऊपर इजी जाता है लेकिन ब्लड इजी नहीं जाता. तो मेरे साथ वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो क्या आ गया, 2. ना मिडिल जोन पे आ जाते हैं, तो मिडिल जोन पे दोनों इक्वल हो जाते हैं, यहाँ पे एयर भी और परफ्यूजन भी. तो लेट सपोज एयर मैंने 100 लिया और परफ्यूजन मैंने
भी 100 लिया तो मेरे साथ वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो कितनी हो जाएगी, 100 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे कितनी थी, 2। अच्छा, बेस पे आ जाते हैं तो बेस पे एयर भी ज्यादा होता है और ब्लड भी ज्यादा होता है, लेकिन याद रखिए कि ब्लड बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द एयर। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पे एयर में 100 ले लूँ और परफ्यूजन में 200 ले लूँ तो मेरे साथ वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो आ जाएगी 0.5। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आस्क यू क्वेश्चन के किस जगह पे ब्लड सप्लाई ज्यादा है, किस जगह पे वेंटिलेशन ज्यादा है, तो वो बेस पे ज्यादा है। लेकिन इफ दे कम टू द रेशो, सो द वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो इज हाईएस्ट एट द एपेक्स, ठीक है, दैट इज 2। लेट्स कम टू कंट्रोल ऑफ इंस्पायरेशन। एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बड़े बड़े होके पढ़ाते हैं। नंबर फर्स्ट हो गया सेरेब्रल कॉर्टेक्स, नंबर 2 हो गया मेडुला ऑब्लांगेटा, और नंबर 3 हो गए पॉन्स। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वॉलंटरी कंट्रोल करता है। वॉलंटरी कंट्रोल में आप अपनी मर्जी से तेज सांस भी ले सकते हो और सांस अपना स्लो भी कर सकते हो, ठीक है। सो यू कैन हाइपर वेंटिलेट एंड यू कैन हाइपो वेंटिलेट। अच्छा, मिडुलरी सेंटर जो है ये हम न्यूरोनॉट में अपलोड करेंगे तो आपको और भी ज्यादा एक्सप्लेन हो जाएंगे। दीज आर लोकेटेड इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड दीज में बी डोर्सल एंड वेंट्रल, और ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के साथ रिलेटेड है जो आगे स्लाइड में ये पढ़ेंगे। सिमिलरली पोंटाइन जो है ये एपन्यूस्टिक एंड निमोटेक्सिक सेंटर होल्ड करता है। नॉन मेडुलरी में हमने कहा था कि एक डॉर्सल है एक वेंट्रल है। सिंपली आप याद रखो कि डॉर्सल जो है ये इंस्पायरेशन, जबकि वेंट्रल एक्सपायरेशन। और याद रखें कि ड्यूरिंग एक्टिव ये एक्टिव ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन द एक्सपायरेशन कैन बिकम एक्टिव करा, एंड दीज आर नॉट एक्टिव ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। सो वेंट्रल ग्रुप जो है ये कब एक्टिव हो जाता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है। और जो डॉर्सल ग्रुप है ये बेसल रिदम ब्रीदिंग के जनरेट करता है। इसका इनपुट वेगस और ग्लोसोफेरिंजियल नर्व से है और इसका आउटपुट जो है फ्रीनिक नर्व पे है, ठीक है। इंशाल्लाह न्यूरो में ये चीजें आप लोगों को समझ आ जाएगी। नाउ लेट्स कम टू पोंटाइन सेंटर्स। तो पोंटाइन सेंटर्स हमारे साथ है एपन्यूस्टिक्स एंड न्यूमोटैक्सिक। तो पहला न्यूमोटैक्सिक पढ़ लेते हैं। याद रखें कि न्यूमोटैक्सिक इज टॉक्सिक, इस तरह याद रखें। टॉक्सिक का मतलब ये कि इंस्पायरेशन इनहिबिट करेगा और ये अपर पॉन में होता है। तो याद रखें टॉक्सिक लोग जो आजकल हैं हमेशा ऊपर ही रहते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूमोटैक्सिक जो है एपन्यूस्टिक जो है ये लोअर पॉन्स में होता है और ये स्टिमुलेट डीप एंड प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन। So with this we come to the end of this lecture, बल्कि the series of lecture about respiratory physiology. Hope you people have understood the key concepts. Thank you very much.